स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे प्रिय साथियों, आज सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्नों का 16वां सेट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह सेट खास करके यानी कल जो एग्ज़ाम है, उसके पर्पज़ से बनाया गया है। जो भी एग्ज़ाम है अब सीरीज़ चलेगा एग्ज़ाम का, उसके लिए जो भी अब सेट आएगा 17, 18, 19 या जो भी हो, वो सभी के सभी और इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे यानी ये जो तनवीर सर चैनल पर आप आए हैं, पहली बार आए हैं या पहले से हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जो भी हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो के मोर पर जाइएगा, यानी वीडियो के लिंक में जाइएगा, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ये जो है टेलीग्राम के लिंक पर जाके टच कीजिएगा, तो आप सीधे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुँच जाइएगा, वहाँ जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने पे आपको जितना भी नोट्स है मेरा बनाया हुआ, वह पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 अभी अवेलेबल है और कुछ ही देर में आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी हिंदी और इंग्लिश का भी सेट मिल जाएगा। ये सभी आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसको देख लीजिएगा एक नज़र, तो आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी सहूलियत होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम देने में आपको, तो इसे मिस नहीं कीजिएगा। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो। जो कर चुके हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्पेशल बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा जुड़े रहें ताकि आपको शिक्षक के लिए जो है जो भी कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा नोट्स और न्यूज़ आगे चल कर के। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम में वीडियो देखने के बाद, फिर आखिरी में मैं बता दूँगा कि वह खुलेगा कैसे? तो मैं आखिरी में बताऊँगा, बीच में कभी बता दूँगा कि वीडियो वह पीडीएफ डाउनलोड तो कर लीजिएगा लेकिन वह खुलेगा कैसे? तो वीडियो कंटिन्यू देखिए, भगाइएगा नहीं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने देश में भीषण बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुंगेर। यानी भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार। यानी नीति आयोग के आंदोलन के आकलन के अनुसार नीति आयोग के आकलन के अनुसार बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16% तथा उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यीदान पुरस्कार यानी यीदान प्राइज 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रुक्मिणी बनर्जी। यानी कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार यीदान प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीईजे चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय महिला आयोग।
यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेत्रियों के नेतृत्व व कौशल विकास में सुधार लाने हेतु दिसंबर 2021 को सीईजे चेंज मेकर नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों से लेकर संसद सदस्यों एवं राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन ए है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, यह भी नहीं है। ऑप्शन बी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, यह भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने में, तो यही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने में। यानी कि तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। इसका गठन 1975 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1975 में किया गया था। यह एक राजस्थान का गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए पारिस्थितिक अनुसंधान और भूमि विकास करने के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इटली। यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम यानी इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1945 ईस्वी में हुआ था। 16 अप्रैल 1945 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यानी पुरुष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट पियरी। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए के तथा प्रथम महिला जो है वह कैरोलिन मिकलसन हैं। ध्यान देंगे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यानी पुरुष रॉबर्ट पियरी यूएसए के थे तथा प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कैरोलिन मिकलसन यही वाला ये महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नीला एवं लाल। यानी पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से लाल एवं नीला रंग तेजी से अवशोषित करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो ध्यान देंगे जरा सा, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और उसके बाद पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर क्वेश्चन है, हरे पादप में उपस्थित अवर्णील लवक हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है, इसका कार्य है यानी क्या कार्य है? तो ध्यान देंगे जरा सा, हरे पौधे में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। हरे पादप में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। वह कौन-कौन होता है भाई? तो अवर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है और हरित लवक होता है। अवर्णी लवक में यह क्या होता है कि पौधों के जड़ में पाया जाता है। अवर्णी लवक पौधे के जड़ में पाया जाता है। इसमें रंग प्रदान करने की क्षमता नहीं होती है और इसका कार्य खाद्य संग्रहण करना होता है।
फिर उसके बाद वर्णिलवक के बारे में बात करें, तो वर्णिलवक जो होता है यह फलों, फूलों तथा बीजों में पाया जाता है और इसका कार्य फलों, फूलों तथा बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना होता है। और अगर हरित लवक का बात करें तो हरित लवक जो है पौधों की पत्तियों तथा भूमिगत तना में पाया जाता है और इसका कार्य पत्तियों तथा तना को हरा रंग प्रदान करना होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खाद्य संग्रहण में सहायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है। तो ध्यान देंगे जरा सा, जंतु उत्तक के पेशी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अरेखित पेशी, दूसरा है रेखित पेशी और तीसरा है हृदय पेशी। यानी आहार नाल की भित्ति, आंत, रक्त वाहिनियों एवं मूत्राशय में अरेखित पेशी पाई जाती है और अरेखित पेशी अशाखित एवं अनैच्छित होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरेखित पेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ध्यान देंगे जरा सा, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पत्ती वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ध्यान देंगे, एड्स एक संक्रामक रोग है। एड्स एक संक्रामक रोग है जो एचआईवी वायरस से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो ध्यान देंगे, इसका प्रमुख लक्षण होता है लिम्फ ग्रंथि का फूलना, वजन में कमी, लगातार बुखार, रात में पसीना और डायरिया, प्रतिरोधक क्षमता में कमी इत्यादि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो वह एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी क्या है? वायरस है और एड्स एक संक्रामक रोग है जो एचआईवी वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्रावित होती है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से क्या स्रावित होती है? तो ध्यान देंगे जरा सा, मनुष्य के अमाशय की दीवार से जठर रस स्रावित होता है और जठर रस में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जठर रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ध्यान देंगे जरा सा यहाँ पर कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है और प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है एवं कोशिका सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। समान या असमान रचना पर समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। अब चलिए ज़रा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होती है यानी पाई जाती है। उसके बाद न्यूरॉन, यानी यह न्यूरॉन जो दिया है तो इसके बारे में है कि न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है एवं कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद समान या असमान रचना पर समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 नंबर क्वेश्चन है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? क्या है क्वेश्चन कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो ध्यान देंगे ज़रा से यहाँ पर कि उड़ते हुए विमान की ऊँचाई अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर अल्टीमीटर। या अब ज़रा-सा कुछ यंत्र का नाम और कुछ उसका उपयोग ज़रा-सा यहाँ पर ध्यान देंगे। हम अभी बोलते हैं, लिखना तो आसान नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। कि जैसे अल्टीमीटर हो गया, जैसे ये अल्टीमीटर यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसके ये इसका ये है कि या तो यंत्र हो गया, लेकिन उपयोग तो उड़ते हुए वायुयान की ऊँचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अमीटर। तो अमीटर जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है अमीटर से। उसके बाद है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। इसको उसके बाद है कैलोरीमीटर, क्या है भाई? कैलोरीमीटर, तो इससे ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अल्टीमीटर उड़ते हुए वायुयान की ऊँचाई मापी जाती है इससे, अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है और कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि यानी ऊर्जा सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन हो सकता है तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है लेकिन विनाश हो सकता है तो यह भी नहीं होगा। चलिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, यानी ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे ज़रा-सा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। केवल ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। उदाहरण इसका ले सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में इत्यादि, ये सभी रूपांतरण है यानी कि चेंजिंग है, उसको बदला जा सकता है, उसमें उसमें लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है। तो ध्यान देंगे ज़रा-सा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। C/5 = F-32/9। यानी कि डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध क्या होता है भाई? तो C/5 = F-32/9, ये इसके द्वारा दर्शाया जाता है। और स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे सूत्र जो होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ध्यान देंगे, पीई इक्वल टू एमजीएच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एमजीएच। और किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के समानुपाती होता है, यानी कि एफ इक्वल टू एम में, ये वाला। तो यहाँ पे C/5 = F-32/9 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वह जब जैसे ही आप जाइएगा टेलीग्राम पे, यानी कि इस वीडियो के लिंक में, ये चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब वीडियो के जो है लिंक दिया गया रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर टच कीजिएगा तो ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम में पहुँचेंगे तो आपको ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। मेरे भाई जो भी हैं, अगर नए हैं, पहली बार आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो स्क्रॉल करिएगा तब आपको पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करते ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे एक साथी ने उसमें कमेंट किया था कि बिना देखे ही उन्होंने शायद कमेंट कर दिया कि मैं झूठ बोलता हूँ। ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत कर लगता है, मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैंने कहा है कि फ्री नोट्स दिया जाएगा, तो यह सही है, मैं आपसे झूठ बोलकर क्या हासिल कर लूँगा? इसलिए झूठ नहीं है ये। आप पहले कोशिश कीजिए, मिलेगा ज़रूर। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए कि कैसे मिलेगा, तब आपको बताया जाएगा। वहाँ पे जब आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, तो डाउनलोड करने के बाद अगर
आपको नहीं खुल रहा है, पासवर्ड माँग रहा है, तो पासवर्ड भी उसमें मिल जाएगा। तो पासवर्ड को उसमें कॉपी करके यानी या टाइप करके उसमें लिखिएगा, टाइप कर दीजिएगा तो वो खुल जाएगा आपको। इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड भी उसमें अवेलेबल है। लेकिन स्क्रॉल ज़रूर कीजिएगा आप उसमें। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो ध्यान देंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर तूफ़ानी मौसम का। ध्यान देंगे अगर नोट्स में अगर एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक मिले, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए कि क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए किसी में टाइपिंग में थोड़ा-सा मिसटाइप हो गया हो तो इसके लिए जो है आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मैंने कोशिश किया है कि एक भी गलत ना मिले। मैंने पूरा कोशिश किया है। चलिए इसमें जो है बाकी जो दिया हुआ है ऑप्शन इस पर थोड़ा-सा देखा जाए कि तूफ़ानी मौसम का जो है इसमें संकेत है, लेकिन वायुदाब मापी का पाठ्यांक जो होता है और मौसम में बदलाव जो होता है, तो धीरे-धीरे अगर नीचे गिर रहा है धीरे-धीरे अगर नीचे गिर रहा है, तो वर्षा की संभावना हो सकती है, यानी वर्षा की संभावना है और अचानक नीचे गिरेगा, तो वह आंधी-तूफ़ान की संभावना होती है और धीरे-धीरे ऊपर उठना जो होता है, तो इसका मतलब है कि साफ मौसम है। चलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।